शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 का समरी पार्ट 2। जब लोग बसने लगे, जब एक जगह पे लोग बसने लगे तो उस क्षेत्र को जनपद कहा गया। मतलब जन का जहाँ पाँव पड़ गया। और वो जनपद कुछ समय के बाद विशाल होते गए, बड़े होते गए और महाजनपद बन गए। तो जब महाजनपद बन गए तो किलाबंदी हुई, सेना बने, एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ी, एक दूसरे के क्षेत्र को भी अपनाए। और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए लोगों पे कर लगाया गया। तो उस समय जो लोग थे वो ज़्यादातर क्या थे? कृषक थे। तो उन पे ज़्यादा कर लगाया गया। जब ज़्यादा कर लगाया गया तो कृषि में कुछ परिवर्तन हुए। इसी को हम पूरा डिटेल इस समरी पार्ट 2 में देखेंगे कि मगध का कैसे राइज हुआ, कैसे बज्जी था और कैसे ग्रीस भी अपने तरह का एक अलग ही तरह का राज्य था। इस प्रकार एक के बाद एक होते गए, लोग बसे, जनपद का निर्माण हुआ। सालों बाद महाजनपद बना, किले और सेना बने, उन पे कर लगाया गया, कृषि में परिवर्तन हुआ। अंगुत्तर निकाय के द्वारा एक बौद्ध धर्म का यह एक ग्रंथ है। उस अंगुत्तर निकाय के द्वारा 16 महाजनपद का निर्माण हुआ। लेकिन उसी बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ दिग् निकाय है जिसमें बोला गया है कि 12 महाजनपद थे। तो कौन 4 महाजनपद कौन कौन नहीं थे? तो गंधार का दिग् निकाय में कहीं चर्चा नहीं है। उसी तरह से अवंती का कहीं चर्चा नहीं है। उसी तरह से कंबोज का कहीं चर्चा नहीं है। और उसी तरह से अस्मक का कहीं चर्चा नहीं है दिग् निकाय में। तो हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि इंडिया का मैप देखेंगे। उस मैप में देखेंगे कि कितने हमारे यहाँ महाजनपद का उस मैप में, एनसीईआरटी के मैप में दिया गया है। तो अगर उस मैप का आप डीपली स्टडी करिएगा तो देखिएगा कि 9 महाजनपद का उसमें चर्चा किया गया। तो उस 9 महाजनपद कौन कौन हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं, उसको हम थोड़ा देखेंगे। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये एक मैप दिया गया है। उस मैप में कुछ कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद का चर्चा किया गया है। इस महाजनपद में जो महाजनपद है उसको हम ब्लू कलर से सर्कल कर रहे हैं, और जो उसकी राजधानी है उसको हम रेड कलर से सर्कल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन महाजनपद है और कौन कौन उसकी राजधानी है, ताकि उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। तो सबसे पहले महाजनपद को देखेंगे। तो पहला महाजनपद इसमें है गांधार। क्या है? गांधार। दूसरा महाजनपद है कुरु। क्या है? कुरु। तीसरा महाजनपद है पांचाल। क्या है? पांचाल। चौथा महाजनपद है इसमें कौशल। पांचवा महाजनपद है इसमें जो जिसकी राजधानी दिया गया है वो है वत्स। उसको हम लिखेंगे, क्या है? वत्स। और छठा जो इसमें दिया गया है वो है मगध महाजनपद। सातवां इसमें है बज्जी। आठवां इसमें है अंग। और नौवां इसमें है अवंती। मतलब इसमें 9 महाजनपद का क्या किया गया है? चर्चा किया गया। अब उसमें जो जो इसकी राजधानियां हैं उसको हम रेड से सर्कल करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो गांधार की राजधानी है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। किसकी राजधानी है? इसकी राजधानी है। कुरु का राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। कुरु का राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। इसमें पांचाल की राजधानी नहीं दिया गया है। उसकी 2 राजधानियां हैं, एक उत्तर में है और एक दक्षिण में है। उत्तर में जो राजधानी है उसको कहेंगे अहिच्छत्र, और जो दक्षिण में राजधानी है
उसको कहते हैं कामपिल्ले। क्या कहते हैं? कामपिल्ले। उसी तरह से इसमें कौशल का भी राजधानी नहीं दिया गया है, इसकी भी दो राजधानी है। एक उत्तर में है अयोध्या, जो हाल ही में चर्चित है राम मंदिर को लेके, और एक दक्षिण में है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। तो जो भी यहाँ रेड कलर में है वो क्या है? उसकी राजधानी है। तो पांचाल की राजधानी हो गया उत्तर में हिच्छत्र, दक्षिण में काम्पल्य। कौशल की राजधानी हो गया उत्तर में अयोध्या और दक्षिण में श्रावस्ती। वत्स जिसके बारे में नहीं दिया है लेकिन उसकी राजधानी का यहाँ पे चर्चा किया है, तो वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। फिर मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। बज्जी का राजधानी क्या है? वैशाली। किसकी राजधानी है? बज्जी की राजधानी है वैशाली। अंग का राजधानी है चंपा। क्या है? चंपा। और अवंती का राजधानी है उज्जैन। तो 9 महाजनपद हो गया, 9 राजधानियां हो गया, जिसमें उत्तर दक्षिण की 2 राजधानी बढ़ के 11 गो राजधानी हो गई। तो इस पिक्चर में कुछ राजधानियां दिया गया था, तो कुछ महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया था। तो इसलिए हम इसको डिटेल में देखें ताकि आपको याद रहे, और इतना तो एकदम याद रखने लेना। 16 महाजनपद नहीं भी याद रहे तो इस 9 महाजनपद को याद रख लेना है, और पिक्चर से ही याद रखना है ताकि कौन किस रेंज में है। देखिए सारा का सारा गंगा नदी के किनारे है, बस एक ही है जो नर्मदा नदी के किनारे उज्जैन है, अवंती महाजनपद है। बाकी सारा का सारा गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, सिंधु नदी में गांधार है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला, कि इसमें सिर्फ गांधार जो है वो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। और 2 ऐसे हैं इसमें महाजनपद, 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत और नेपाल दोनों में है। तो वो क्या क्या है? एक है कौशल और दूसरा है आपका बज्जी। क्या है? बज्जी। चूँकि कौशल की राजधानी अयोध्या था, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि अयोध्या का जो राम जी का ससुराल कहाँ हुआ? नेपाल में ही हुआ। सीता कहाँ थी? जनकपुर की थी। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि कौशल की जो राजधानी है अयोध्या, उसके चलते ही भारत और नेपाल दोनों में फैला हुआ था, भारत और नेपाल में। और ये भी क्या था? बज्जी जो था, इसकी राजधानी जहाँ वैशाली थी, वो भी भारत और नेपाल में फैला हुआ था। बाकी जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद में बाकी 13 महाजनपद कहाँ थे? भारत में थे। अब इस पिक्चर के बाद आगे हम कुछ पॉइंट अब देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो उस महाजनपद, जो हम 9 को महाजनपद देखे, जो अंगुत्तर निकाय के द्वारा 16 महाजनपद था, उस महाजनपद की कुछ विशेषताएं थी। क्या था? उसकी राजधानियां होती थी, उसे किलाबंदी किया जाता था, वहाँ के लोगों को वेतन देने जाना लगा था, और लोगों से कर वसूला जाता था। तो राजधानी हम देखे, सबकी राजधानी देखे, जैसे गांधार का तक्षशिला देखे। अब किलाबंदी क्यों किया जाता था? क्यों किया जाता था? तो उसका कारण क्या था? क्यों का कारण क्या था? कि एक तो पहला कारण ये था कि लोग और क्षेत्र पे नियंत्रण रखा जाए। लोग पे और क्षेत्र पे नियंत्रण हेतु। और दूसरा कारण क्या था? कि किलाबंदी करने का कारण था आक्रमण का डर। क्या था? आक्रमण का डर। और तीसरा कारण क्या था?
कि समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी ऐसा बनाया जाता था। समृद्धि एवं शक्ति के प्रदर्शन हेतु। तो इस सब चीज़ों के लिए, किलाबंदी करने के लिए हजारों श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता होगी। और किलाबंदी कैसे किया जाता था? तो वो भी 3 तरह से किया जाता था। कैसे? लकड़ी से किया जाता था, ईंट से किया जाता था और पत्थर से किया जाता था। ये 3 तरह से किलाबंदी किया जाता था। अब इन संसाधनों का हजारों श्रमिक जो है उनको क्या किया जाता था? सेना को, सिपाही को, श्रमिक को, सबको नियमित वेतन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? 2 चीज़ें था। एक तो नियमित वेतन दिया जाता था और दूसरा जो भी वेतन दिया जाता था वो किस में दिया जाता था? आहत सिक्कों द्वारा दिया जाता था। तो यहाँ पे सिक्के आने लगे थे। आहत सिक्कों द्वारा वेतन दिया जाता था। कर लगाया जाता था। तो कर के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे कि कर किस तरह से लगाया जाता था। तो कर 5 लोगों पे लगाया जाता था और सबसे ज़्यादा कर लगाया जाता था कृषक लोग पे, मतलब फसल पे लगाया जाता था। और कितना लगाया जाता था? 1/6 भाग लगाया जाता था। कितना लगाया जाता था? 1/6 भाग लगाया जाता था। कारीगरों पे, जैसे बुनकर हो गया, लोहार हो गया, सोनार हो गया, उस सब पे भी कर लगाया जाता था। बुनकर, लोहार, सोनार, जितने भी कारीगर थे उन पे कर लगाया जाता था। उस कर के रूप में क्या लिया जाता था? 1 दिन का काम। 1 दिन का काम कितने दिनों में? 30 दिनों में। 30 दिन में 1 दिन का काम लिया जाता था उनसे। पशुपालकों पे क्या कर लगाया जाता था? तो पशु उत्पाद। उत्पाद में क्या हो गया? जैसे गाय का गोबर हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब लिया जाता था। व्यापारियों पे भी कर लगाया जाता था, खरीदने और बेचने पे। खरीदने और बेचने पे कर लगाया जाता था। आखेटकों पे क्या कर लगाया जाता था? वो जो भी जंगल से प्राप्त होता था, चाहे वो किसी जानवर का खाल हो, चाहे कोई किसी तरह का मूल्यवान वस्तु हो, चाहे हीरा, सोना, जवाहरात या कुछ ऐसा खजाना मिल जाए, तो उस पे भी कर लगाया जाता था। तो ये जब कर लगाया गया कृषक लोग पे, तो उन्होंने सोचा कि इतना कर कहाँ से देंगे। तो उसके लिए उन लोग क्या किए कि कृषि में कुछ परिवर्तन होने लगे। परिवर्तन में जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ वह हुआ कि लकड़ी के फाल के जगह पे लोहे के फाल आने लगे। तो जिससे क्या हुई? मिट्टी की खुदाई अच्छी से होने लगी, लोग उसमें फसल बोने लगे अच्छा तरीका से। पहले और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि पहले लोग धान छींट के बस छींट देते थे और जो फसल होती थी उसे काट लेते थे। अब क्या हो गया कि पौधों का रोपण होने लगा। पहले पौधे बनाए गए, फिर उनको एक एक करके रोपा गया, जो आज भी उसी तकनीक से कृषि किया जाता है। तो ये 2 परिवर्तन कृषि में हुआ। कृषि में जो ये परिवर्तन हुए जिसके कारण एक वर्ग उभर कर आया जिसे कमकार कहते हैं। कमकार क्या है? तो भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कमकार कहते हैं। वे मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं है और कमर तोड़ परिश्रम करके वो मजदूरी करते हैं दूसरे के ज़मीनों पे, उन्हें क्या कहा जाता है? भूमिहीन खेतीहर मजदूर। इसमें उनकी सहायता कौन करते थे? तो दास दासी उस ज़माने में प्रचलित थे, वही सहायता करते थे। तो कमकार क्या है? भूमिहीन खेतीहर मजदूर को कमकार कहते हैं। अब हम देखेंगे मगध का एक सूक्ष्म निरीक्षण। यह एनसीईआरटी का एक खासियत है कि इसमें हर एक चैप्टर में किसी न किसी चीज़ पे सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। जिस तरह से हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहाँ मोहनजोदाड़ो के बारे में, धौलावीरा के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण किया गया था, उसी तरह से इस चैप्टर में भी मगध का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। तो मगध के बारे में क्या क्या बताया गया है? तो जैसे बताया गया है कि 200 साल के भीतर जनपद से ये महाजनपद बन गए। इसके 2 नदी के किनारे यह बसा हुआ था, गंगा और सोन नदी के किनारे।
तो इस नदी के किनारे बसने से क्या था कि जल यातायात बहुत ही सुविधाजनक था। यहाँ जल से यहाँ लोग आ सकते थे। जल का वितरण किया जा सकता था गंगा और सोन नदी से, जिसके मतलब सिंचाई किया जा सकता था, जिससे ज़मीनें क्या होती थी, अच्छी खेती होती थी। और इनके बाढ़ के पानी से ज़मीन क्या होती थी, उपजाऊ होती थी। बगल में ही जंगल था, चूँकि जंगल को काट कर ही मगध का निर्माण हुआ था, तो बगल में जंगल होने के कारण वहाँ से क्या मिल जाता था, हाथी मिल जाता था जिसका सेना में उपयोग हो जाता था। लकड़ी मिल जाता था जिससे घर, गाड़ी, रथ ये सब बन जाता था। और वही जंगल में लोहे के अयस्क भी मिल जाते थे जिससे हथियार बनाए जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बनाए जाते थे, औजार, हथियार ये सब बनाए जाते थे, जिससे मगध बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा और बहुत सारी लड़ाइयाँ जीता। और इस मगध के उत्कर्ष में सबसे बड़ा हाथ जिसका था वो शक्तिशाली शासक का था। और वो उस समय जो शक्तिशाली शासक लगातार बनते गए, वो क्या क्या बने, बिंबिसार बने, अजातशत्रु बने, महापद्मनंद बना, तो ये सब बना। फिर उसकी जो राजधानी थी राजगिरा, एक तरह से वो किलाबंदी थी। किस चीज़ की, पहाड़ों की किलाबंदी थी। चारों तरफ से वो पहाड़ से घिरा हुआ था, जिसके चलते भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि उत्कर्ष हुआ मगध का। और इसका जो स्थापना, अगर राजनीतिक स्थापना बोलिएगा तो बिंबिसार को बोला जाएगा, लेकिन अगर शुरू से अगर स्थापना किया गया तो बृहदस्त्र वंश के बाद यह शुरू हो गया है। तो बृहदस्त्र को इसे कह सकते हैं कि मगध का एक संस्थापक के रूप में उसका नाम याद रख सकते हैं। लेकिन राजनीतिक संस्थापक मुख्य रूप से किसने किया, बिंबिसार ने किया। तो अब इस मगध के सारे पॉइंट को हम देखते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि मैंने सारा पॉइंट लिख दिया है। वो पॉइंट इस तरह से है कि शक्तिशाली शासक कौन बना, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका एक मंत्री था अजातशत्रु का वस्कार, जिसके बारे में अंगुत्तर निकाय दिघ निकाय में एक चर्चा भी किया गया है। किसके द्वारा, बुध और वस्कार से। और ये अजातशत्रु चाहता था कि वज्जी को अपने राज्य में मिला लें, तो उसी के लिए वस्कार अपने मंत्री को भेजा था बुध के भगवान के पास पूछने के लिए कि क्या वज्जी पे हम लोग शासन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बुध भगवान का जो संवाद है वह आगे वज्जी के सूक्ष्म निरीक्षण में हम पढ़ने वाले हैं। इस तरह से याद रखना है इस पॉइंट को कि अजातशत्रु का एक मंत्री था वस्कार। राजधानी पहले राजगृह बना, फिर बाद में क्या बन गया, पाटलिपुत्र बन गया। और कौन बनाया, उद्यान बनाया। कौन बनाया, उद्यान बनाया। स्थापना बता दिए, जंगल के बारे में बता दिए कि हाथी, लकड़ी, लोहा वहाँ से मिलता था, और नदी के बारे में बता। अब हम लोग पढ़ेंगे, वज्जी का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं कि वज्जी की जो राजधानी थी कहाँ था, वैशाली था। और वहाँ का शासन व्यवस्था एक अलग किस्म का था, जो कह सकते हैं कि पहली बार गण या संघ का वहाँ पर स्थापना हुआ था। मतलब गणतंत्र था, मतलब कई शासक एक तरह से एक ही जगह पे शासन करते थे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति वहाँ क्या था, राजा था। कुछ समूह थे जिसका प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाता था, राजा हो जाता था। कई राजा होते थे, लेकिन वहाँ फिर भी कुछ कुछ कमियाँ थी, जैसे स्त्रियाँ, दास, कमकार, ये सबको सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। और कहते हैं कि जब बुध और वस्कार जी का जो संवाद हुआ दिघ निकाय में, जो वर्णन है उस पे बुध भगवान वस्कार से बहुत सारी बातें पूछते हैं कि वज्जी में क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो वह बहुत दिन तक उन्नति करते रहेगा। तो क्या क्या बातें हुआ, तो बात हुआ कि क्या वो सभा कर रहे थे, पूर्ण और नियमित सभा करते थे, क्या सम्मान करते हैं बड़ों का, समर्थन करते हैं उनकी बातों का, संत जो हैं, जो विभिन्न मतावली वाले संत हैं, क्या उनको सम्मान करते हैं, आने जाने पे रोक टोक नहीं है, क्या आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, सहयोग करते हैं आपस में, क्या पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं। अगर ये सब कर रहे हैं, महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती तो नहीं करते हैं, उन्हें बंधक बनाकर तो नहीं रखते हैं। और चैत्य मतलब पूजा का जो भी जगह है, पूजा का क्या उसको रख रखाव करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं।
अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो उन्नति करते रहेंगे। और देखा गया कि 1500 साल तक बज्जी चलता रहा। तो क्या क्या पॉइंट है, वो एक 7 पॉइंट है जो चर्चा की है। वो 7 बात वहाँ लिखा है एनसीईआरटी में। क्या उस सातों पॉइंट को किस तरह से याद रखना है उसको हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हमने सारे पॉइंट को लिख दिया है। ये लिखा है कि बुद्ध एवं बस्कार संवाद का वर्णन जो है दीघ निकाय में है। इसको एकदम याद कर लेना है कि ये कहाँ है वर्णन, दीघ निकाय में। ये कभी भी पूछ सकता है। इसमें 7 बात हुआ था। तो स से देखिए 4 बात है। सभा, सभा नियमित करते हैं कि नहीं। सम्मान या समर्थन बड़ों का करते हैं कि नहीं। संत, तो विभिन्न संतों को आने जाने पे कोई रोक टोक तो नहीं है, उन्हें सम्मान करते हैं कि नहीं। सहयोग, मतलब आपस में मिलजुल कर काम करते हैं कि नहीं। नियम, पारंपरिक नियम को पालन करते हैं कि नहीं। महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती तो नहीं करते हैं, उन्हें बंधक तो नहीं बनाते और चैत्य का रख रखाव करते हैं कि नहीं। इस तरह से ही यह 7 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। 4 पॉइंट ऊपर है और 3 पॉइंट नीचे है। इस तरह से 1500 साल तक यह शासन चलता रहा। अब हम बात करेंगे, सिर्फ एक विदेश का भी यहाँ पे चर्चा रहता है एनसीईआरटी में, वो है यूनान का। कहाँ का? यूनान का, जिसकी राजधानी कहाँ थी? एथेंस थी। कहाँ थी? एथेंस थी। और यूनान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रीस बोला जाता है। तो वहाँ कैसी शासन व्यवस्था थी? वहाँ भी प्रजातंत्र या गणतंत्र थी। वह शासन व्यवस्था कितने सालों तक चली? तो 200 साल तक चली। लेकिन वहाँ भी कुछ कमियाँ थी। जिस तरह से यहाँ पे सभा में नहीं हिस्सा ले सकते हैं स्त्रियाँ, दास और कमकार लोग, उसी तरह से वहाँ भी 30 साल से ऊपर उन लोगों को पूर्ण नागरिकता नहीं दी जाती थी जो दास होते थे। औरतों को नहीं दी जाती थी। जो बाहर से लोग आके व्यापारी या शिल्पकार थे, उनको भी पूर्ण नागरिकता नहीं मिलता था। यहाँ भी कई लोग मिलकर शासन चलाते थे। कुछ शासन पदों पर तो लॉटरी द्वारा नियुक्ति होती थी। और यहाँ एक जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि सेना एवं नौसेना में सेवा देना अनिवार्य था। आपको अगर किसी भी शासन व्यवस्था में अगर आपको भाग लेना है तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपको सेना के रूप में जाना पड़ेगा। आपको नौसेना या जल सेना के रूप में आपको जाके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तब जाके आप यूनान का राजा बन सकते हैं या महत्वपूर्ण पद पे जैसे सेनापति या मंत्री बन सकते हैं। तो उन सब पॉइंटों को देखते हैं। तो इतने सारे पॉइंट हैं। क्या क्या हैं? तो राजधानी एथेंस था यूनान का। शासन व्यवस्था वहाँ भी प्रजातंत्र और गणतंत्र था। 30 साल से ऊपर लोगों को पूर्ण नागरिकता दिया जाता था और नहीं मिलता था किनको? तो स्त्रियों को नहीं मिलता था, दास को नहीं मिलता था, बाहरी के लोग जो व्यापारी शिल्पकार थे उन्हें नागरिकता नहीं मिलता था। एक वर्ष में 40 बार ये सभा बुलाई जाती थी। 40 बार क्या सभा बुलाई जाती थी। लॉटरी द्वारा नियुक्ति होती थी। सेना एवं नौसेना में सेवा देना क्या था? अनिवार्य था। तभी आपको शासन पदों पे नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से यह समरी का चैप्टर 5 का पूरा समरी ख़त्म हुआ, पार्ट 2। आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।